हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और आपको मालूम होना चाहिए कि 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत बम्बई में हुआ था। तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया। हाउ सरदार पटेल इंटीग्रेटेड आवर कंट्री। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारा जो लेसन प्लान है वह है कि नेशनल इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, उसको कैसे परिभाषित करेंगे। दूसरा, नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण की क्या क्या समस्या आज़ादी के बाद उत्पन्न हुई जिसे मुकाबला करना था। और तीसरा, हमारी सरकार ने आज़ाद भारत में क्या क्या प्रयास किए जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत किया जा सके। और अंतिम में निचोड़ कि आखिर राष्ट्रीय एकीकरण किस हद तक हमारे देश में पहुंचा और अभी भी उसमें क्या क्या विसंगतियां मौजूद है जिसे कि दूर करना जरूरी है। तो आइए इन चारों बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि हम सब लोग एक हैं। भारत के सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, गोत्र के लोग, भले ही उनका अलग अलग धर्म हो, गोत्र हो, जाति हो, लेकिन वह सभी भारतवासी हैं। उनमें वननेस का माने मैं भारतवासी हूं इसका अगर फीलिंग है या फीलिंग उत्पन्न किया गया है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण। दोस्तों, राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे मजबूत स्तंभ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। कि भले ही हमारा देश अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है, उनकी सांस्कृतिक विविधता अलग अलग है। जैसे आसाम के लोग अलग तरह का खाना खाते हैं, उनका पहनावा भी अलग है बिहार के लोगों से, लेकिन फिर भी वो भारतवासी हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन एसिमिलेशन का जस्ट उल्टा है। एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात करना। इसका अर्थ यह होता है कि अगर एक देश है तो एक ही धर्म रहेगा, एक ही भाषा रहेगा, एक ही प्रकार का पहनावा रहेगा, जितनी प्रकार की विविधता होगी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और जैसे कि इस्लामिक देशों में हुआ, इस्लाम के उदय के होने के बाद में उन्होंने बारी बारी से पूरे देश को या उन क्षेत्रों पर जहां उनका कब्जा हुआ वहां उन्होंने इस्लामिक राज्य स्थापित कर दिया और अधिकांश लोगों को धर्मांतरित कर दिया। जो बच गए उन्हें जिम्मी का दर्जा दिया गया और उन पर जजिया आरोपित किया गया और यह कहा गया कि चूंकि शासन आपको सुरक्षा देती है इसीलिए आपसे जजिया वसूला जाएगा। लेकिन एक इंटीग्रेटेड राष्ट्र में, एक एकीकृत राष्ट्र में सभी लोग समान हैं। भले ही उनका धर्म अलग हो, गोत्र अलग हो, जाति अलग हो, कुल अलग हो, लेकिन वो सभी भारतवासी हैं और संविधान में सभी को बराबर का हिस्सेदारी मिला हुआ है। कानून के समक्ष हर व्यक्ति, हर नागरिक समान है। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय में सरदार पटेल को गृह मंत्री और देशी रियासतों का मंत्रालय दिया गया था और साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी बनाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि देश के आज़ाद होने के बाद उनके समक्ष क्या क्या समस्याएं थी जिससे कि देश को एकीकृत किया जा सके। तो पहली समस्या थी कि देश का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन चुका था, लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर जा रहे थे, करीब 10 लाख लोग मारे गए, करीब 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। तो
विस्थापितों की पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या थी। अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन उन्होंने देसी रियासतों को भी आज़ाद कर दिया। और दोस्तों, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में आज़ादी के वक्त 562 देसी रियासत मौजूद था, जिसमें बड़े बड़े रियासत भी थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, होलकर स्टेट, सिंधिया स्टेट, और छोटे छोटे रियासत भी थे जिनका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर भी नहीं था। तो उन रियासतों को हिंदुस्तान में मिलाना, उनको एनेक्सेशन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। नहीं तो देश बाल्कनाइज हो जाता, देश टुकड़े टुकड़े विभाजित हो जाता और देश का एकीकरण करना सबसे कठिन काम होता। तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनके सहयोगी बीपी मेनन दोनों ने मिलकर के और कैबिनेट के समर्थन से, जवाहरलाल नेहरू के समर्थन से, उन्होंने बारी बारी करके सभी देसी रियासतों को भारत में मिलाया। लेकिन 3 देसी रियासत ऐसे थे जो भारत संघ में मिलने से इनकार कर दिया, जैसे कि हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। दूसरी समस्या थी कि बंटवारे के कारण हिंदुस्तान की फौज और सिविल सर्विसेज, इसका भी बंटवारा हो चुका था, उसका भी पुनर्गठन करना था। हमारे देश का जो ग्रेनरी था, अनाज उत्पादन का जो सबसे बड़ा क्षेत्र था, वो था पंजाब, और पंजाब का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या थी फूड शॉर्टेज की, खाद्य पदार्थ की कमी। संविधान का निर्माण करना था ताकि संविधान के हिसाब से देश का भविष्य में शासन सूत्र चलाया जा सके। डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र को देश में स्थापित करना था, और जो कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एजेंडा था कि वह एक समतावादी समाज की स्थापना करेगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों में भरोसा करेगा। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस के पास यह चुनौती था कि वह किस प्रकार से देश के प्रजातांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करे, सफल रूप से इलेक्शन माने चुनाव का संचालन कर सके। देश में जिस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था कायम है, जमींदारों के पास में अधिकांश जमीन है, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों से देश गुजर रहा है, 90% लोगों के पास में जमीन नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर हैं। तो उनको जमीन दिलाना, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करना, यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। और इसके बिना प्रजातंत्र की स्थापना करना या उसका सुचारू रूप से संचालन करना संभव नहीं था। आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, और उसके बाद में जैसे मैंने बताया, चारों तरफ हमारे देश में दंगा व्याप्त हो गया, जगह जगह दंगा होने लगे और हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ। उसे भी रोकना सबसे बड़ा काम था। तो इन सब चुनौतियों को तत्काल हल करना भारत सरकार की जिम्मेवारी थी, ताकि देश एक रह सके और 200 वर्षों की गुलामी के बाद में जो उसे स्वतंत्रता मिली थी उसे अक्षुण्ण रखा जा सके। तो दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया, अर्थात एकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहले भारत सरकार ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अख्तियार किया कि अनेकता में एकता, यह नीति भारत सरकार ने अख्तियार किया। जैसे आदिवासी मामले में उसने यह पॉलिसी अडॉप्ट किया कि आदिवासी का जो कल्चर है उस पर किसी प्रकार का नीति थोपा नहीं जाएगा, उसका कल्चर अक्षुण्ण रखा जाएगा। भले ही उसके विकास के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उसके कल्चर से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसी तरह से भारत सरकार ने 1951 में जमींदारी का उन्मूलन किया। दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन थे तो उसने 3 प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए थे। परमानेंट सेटलमेंट माने अस्थायी बंदोबस्त उसने
बंगाल सूबा में लागू किया था, और दक्षिण भारत में खास करके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवारी सिस्टम लागू था, और पंजाब, अवध और आगा सूबा में उसने मालवारी सिस्टम लागू किया था। तो लेकिन इन तीनों प्रकार के सिस्टम का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह कमरतोड़ कर था, जिसमें 50% से ज़्यादा रेवेन्यू अंग्रेज सरकार के द्वारा वसूल किया जाता था। 1951 में भारत सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कर दिया और रैयत को जमीन का मालिक बना दिया। जो एडिशनल लैंड मिले 59 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा, उन जमीनों को लैंडलेस लेबर के बीच में बांटा गया। सामाजिक क्षेत्र में भारत सरकार ने और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड भी लाया और इसके माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिया गया। तलाक के कानून बनाए गए। पहले हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था, संपत्ति का भी अधिकार नहीं था, लेकिन हिंदू कोड बिल में हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा और स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा महिलाओं को अधिकार दिया गया ताकि वो तलाक ले सकें, उन्हें भी संपत्ति का अधिकार दिया गया। तो यह एक क्रांतिकारी कदम था। और इसी तरह से छुआछूत को मिटाने के लिए जो धारा 17 में फंडामेंटल राइट्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 1955 में स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया और इसके माध्यम से यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति छुआछूत को मानता है उसे दंडात्मक कार्रवाई से भुगतना होगा। और बाद में जब यह देखा गया कि यह कानून ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रहा है, तो 1989 में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया और उसमें कड़े दंड का प्रावधान किया गया है ताकि छुआछूत या भेदभाव की नीति उच्च वर्ण के द्वारा दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ नहीं किया जा सके। दोस्तों, आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एक सरकार का गठन किया गया। हालांकि कांग्रेस को 85% से ज़्यादा बहुमत था, फिर भी आज़ादी के बाद हिंदू महासभा और बाद में जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। BR अम्बेडकर, जो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, उन्हें लॉ मिनिस्टर और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस तरह से 14 मंत्रियों में से 6 ऐसे मंत्री थे जो नॉन कांग्रेसी थे। प्रयास किया गया कि सभी की सरकार हो, सभी वर्ग के लोग इस राष्ट्रीय सरकार में शामिल हो, भले ही उन्होंने आजादी में हिस्सा लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों, देश के एकीकरण के लिए भाषा के आधार पर स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लाया गया। 1953 में श्री रामलू के फास्ट अनटू डेथ के बाद भारत सरकार विवश हुई और मद्रास प्रोविंस में से आंध्र प्रदेश को अलग किया गया 1953 में। और 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया गया ताकि भाषा के आधार पर हमारे देश के विभिन्न प्रांतों का पुनर्गठन किया जा सके। हालांकि आज़ादी के समय और आज़ादी के तुरंत बाद भाषाई आधार पर प्रांत बनाने का रिकमेंडेशन नहीं किया गया था, लेकिन जनमत के बढ़ते हुए दबाव के कारण भारत सरकार भाषा के आधार पर प्रांत का गठन करने के लिए मजबूर हुई। इसी तरह से पुडुचेरी को, जो कि फ्रांस का एक कॉलोनी था, 1954 में भारत संघ में मिलाया गया और गोवा, दमन दीव, जो पुर्तगाल का एक कॉलोनी था 1510 ईस्वी से, उसे भी भारत संघ में मिलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब गुट निरपेक्षता की सिद्धांत को अपनाया और इसका मतलब ये होता है कि 1947
1947 के बाद जब विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक का लीडर अमेरिका था और दूसरे गुट का लीडर सोवियत यूनियन था, तो कांग्रेस और भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उसे दोनों में से किसी एक गुट में शामिल नहीं होना है। वह तटस्थ रहेगा, लेकिन यह तटस्थता न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी, बल्कि वो मेरिट के आधार पर अपना ओपिनियन जाहिर करेगा, अपना स्टैंड लेगा, ताकि उसकी सॉवरेंटी अक्षुण्ण रह सके और वह ग्रेट पावर प्ले का शिकार नहीं हो सके। आर्थिक क्षेत्र में भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू किया और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करेंगे और पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी को अचीव करने के लिए प्रयास किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। भारत सरकार ने बेसिक इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए जगह जगह स्टील प्लांट खोले, जैसे बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, सलेम, राउरकेला, ताकि हिंदुस्तान औद्योगिकरण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। इसी तरह से भारत सरकार ने प्रजातांत्रिक संस्था जैसे इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया, उनको पूरी तरह से सख्ती से लैस किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की स्थापना की गई ताकि वो ऑडिट का काम कर सके और किसी प्रकार का शासकीय कार्य में अगर कोई अधिकारी हेराफेरी करता है तो उसको प्रकाश में लाया जा सके। दोस्तों, इन सब प्रयासों से भारत बहुत हद तक एकीकृत हो सका है और आज हिंदुस्तान विश्व में एक ग्रेट पावर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हिंदुस्तान विश्व का तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से वह 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हिंदुस्तान 10वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है और साइंटिफिक पूल के हिसाब से हिंदुस्तान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट का पूल है। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में 2-3 चीज की कमी है। पहला कि क्षेत्रीय विषमता बहुत ज्यादा है। हालांकि भारत सरकार ने शुरू में प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया था और अभी उसको खत्म कर दिया गया है और उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से रीजनल डिस्पैरिटी को कम किया जाए, लेकिन वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे बिहार और पूर्वी यूपी की अर्थव्यवस्था और महाराष्ट्र और गुजरात की अर्थव्यवस्था अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब 5 से 10 गुना ज्यादा ये दोनों स्टेट की इकोनॉमी माने महाराष्ट्र और गुजरात की इकोनॉमी हो गई है बिहार से और पूर्वी यूपी से। आज़ादी के समय में इतना गैप नहीं था, जो दिन ब दिन गैप बढ़ता जा रहा है और यह एक चिंताजनक स्थिति है, इसे दूर करना होगा। दूसरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में लागू किया गया, उससे हमारे देश का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है वो यह है कि इससे समाज में असमानता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा देश विश्व के चुनिंदा देश है जहां पर कि सबसे ज़्यादा असमानता है। टॉप के 1% लोगों के पास में 22% रिसोर्सेज हैं। टॉप 10% लोगों के पास में हिंदुस्तान के 57% रिसोर्सेज हैं। बिलो 40% लोगों के पास में सही ढंग का ड्यूरेबल एसेट्स नहीं है। 20% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, अर्थात उनकी कमाई प्रतिदिन $1 से भी कम है। तो इसे दूर करना होगा ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने और उस समय के कैबिनेट ने जिस आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, एकीकृत करने का काम किया, देश जो खंड खंड में बटा हुआ था, विभिन्न प्रकार के देसी रियासत यहां पर मौजूद थे, जमींदार और सामंतों का बोलबाला था, गरीब लोग पिस रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, सभी को एक वोट दिया गया। तो अगर हिंदुस्तान को एकीकृत करना है, मजबूत करना है, तो क्षेत्रीय विसंगति को दूर करना होगा, आर्थिक असमानता को
कम करना होगा, सबको आवश्यकताओं की पूर्ति हो यह सुनिश्चित करना होगा, तभी हमारा देश पूर्णतः एकीकृत हो पाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल की होगी। थैंक यू वेरी मच।